तमाम दोस्तों को जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ये इस लाइव सेशन का ऑब्जेक्टिव जी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर शेयर करना है। तो कुछ इनकम टैक्स रिटर्न जो 2022 की जा रही है जी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप साथ इसमें मुझे नोट डाउन करवा दें या शेयर कर दें। कोशिश करेंगे कि उसका सवाल आप उसका जवाब आपको दे सकें। तो सबसे पहले जी मेरे पास मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी ये पहला पॉइंट है जी आपके सामने मैंने आपको शेयर कर दिया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उसमें इस दफ़ा जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उसमें बेसिकली एग्रीकल्चरल जो इनकम टैक्स है उसको, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज और वर्कर वेलफेयर फंड को स्पेसिफिकली जो है वो कंसिडर करना है। अब ये पहला पॉइंट था। ये जितने भी तीनों टैक्सेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बेसिकली सूबों के पास जाने हैं। अगर एग्रीकल्चरल इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो एरिया बेस या आपकी इनकम बेस जो टैक्स है वो आपको चार्ज होगा, दोनों में से हायर होगा। वो एग्री इनकम जो है जो आप इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंसेस माइनस करके अर्न करेंगे तो वो आप नेट इनकम जो आएगी, वैसे तो इनकम टैक्स लॉ में वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन जो प्रोविंस है उसके अंदर उसको रिस्पेक्टिव इनकम पे टैक्स चार्ज किया गया है। एरिया बेस या इनकम बेस जो है उसके टैक्स जो है वो लगेगा, दोनों में से जो हायर होगा। नंबर वन। नंबर टू, नेट इनकम इसमें लेनी है, यानी इनकम में से खर्चे माइनस करके तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि इसको आपने डिक्लेयर लाजमी करना है इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी साथ साथ एंटरटेन करूँ। अच्छा, अब 3 पॉइंट हो गए कि सूबे को जाना है, नेट इनकम कैलकुलेट होनी है, एक्सपेंसेस माइनस होने हैं, उसके बाद इसको डिक्लेयर करना है, और प्लस रिस्पेक्टिव प्रोविंस को आपने जो एग्री इनकम जो कि 4 लाख रुपए तक इस वक्त 0% है पंजाब में, क्योंकि हर सूबे के पास अलग से इंडिपेंडेंट लॉ जो है वो बनाया गया है, उसकी पावर इंडिपेंडेंटली अवेलेबल है रिस्पेक्टिव प्रोविंस के पास। अच्छा, अब इसके जो टैक्स है बेसिकली रिस्पेक्टिव प्रोविंस को पे करना है जो जहां एप्लीकेबल है। अगर तो आप पे कर देते हैं जहां एप्लीकेबल है तो टू डेट एक्सटेंट आप उस इनकम का क्रेडिट जो है वो आप ले सकते हैं जब आप अपनी रिकन्सिलिएशन बना रहे होंगे, वेल्थ रिकन्सिलिएशन, उसके अंदर क्रेडिट उतना आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप रिस्पेक्टिव प्रोविंस को टैक्स नहीं पे करेंगे तो ओबियसली फेडरल एफपीआर के पास अंडर द इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 111 में ये पावर चली जाएगी कि वो इसको एग्री इनकम के तौर पे नहीं, लेकिन क्योंकि एग्री इनकम सेक्शन 41 में एग्जेम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो वो क्या करेंगे 111 में इसको आपकी डीम्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना के इसके ऊपर आपको आपकी जो एफपीआर के पास जो रिटर्न है आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है उसमें ऐड करके इस पर टैक्स लग जाएगा। अब इसमें एक मसला जो आ रहा है वो ये है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को या एफबीआर के थ्रू टैक्स दे भी देते हैं तो मसला ये होगा कि सूबे के पास फिर भी पावर है, प्रोविंस वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जो रिस्पेक्टिव प्रोविंस का टैक्स है उसको पे कर दे और उसके जो एविडेंस है अपने पास रख ले, ताकि आपको जो फेडरल एफबीआर है वो अंडर द इनकम टैक्स लॉ आपको टैक्स ना चार्ज कर सके। बेसिकली ये एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड पॉइंट्स है। इसी तरह दूसरा जो नेक्स्ट आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कमेंट्स में मैंने जो शेयर किया हुआ है वो नेक्स्ट है जी मेरे पास सर्विसेज। जब आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे होंगे तो आपने गुड्स, ज़ाहिर बात है वो तो एफबीआर के पास है, और सर्विसेज जो है जो है पावर जो है 18th अमेंडमेंट के बाद वो सूबों के पास है। अगर आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो अगर आप पे सेल टैक्स एप्लीकेबल है तो रिस्पेक्टिव प्रोविंस को भी आप सेल टैक्स जो है वो जमा करा दें, ताकि ये ना हो कि इनकम टैक्स रिटर्न में आप डिक्लेयर करें तो उधर से फिर जब ये शेयरिंग हो इन्फॉर्मेशन आपस में एफबीआर की और पीआरए की या रिस्पेक्टिव प्रोविंस की, तो उसमें सर्विसेज इनकम आ रही हो लेकिन सेल टैक्स आपने पे ना किया हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले से ही आप चेक एंड बैलेंस रखें। अगर आपका उस पर सेल टैक्स बनता है ऑन सर्विसेज पे तो वो उसको रिस्पेक्टिव प्रोविंस को वो पे करके तो फिर ही आप इसके अंदर आए। और अब ये क्या होगा कि रिकन्सिलिएशन गुड्स की भी होगी, सर्विसेज की होगी, कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ रिकनसाइल करके आप उनको देंगे।
जहाँ सेल टैक्स एप्लीकेबल है वहाँ भी, और जहाँ नहीं है वहाँ भी दोनों साइड्स आपको कवर करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये था आपका सर्विसेज के ऊपर। तीसरा आपके पास है, अच्छा इसमें रिटर्न जो आपको पता है सर्विसेज की वो मंथली अदर देन स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए अब सिर्फ मेरा ख्याल है जो मंथली विद जो स्टेटमेंट आपकी सेल टैक्स की रिटर्न्स है वो जानी है, उसमें आपकी जो सेल टैक्स है वो उस पर जो सेल टैक्स बनता है या नहीं बनता है, दोनों केसेस में वो रिपोर्टिंग हो रही होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है WWFG। इस दफ़ा इस पे भी ज़्यादा लोग अब बात नहीं कर रहे क्योंकि वर्कर्स वेलफेयर फंड इनकम टैक्स रिटर्न का हिस्सा है। ज़ाहिर बात है, पहले भी था, वो एज ए डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे आपकी टोटल इनकम में से माइनस किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 इसके अंदर ये है कि वर्कर्स वेलफेयर फंड अब प्रेजम्पटिव इनकम पे भी लगा हुआ है। अब तरीका क्या पहले निकालने का, आप फार्मूला पहले ये लॉ ये इसके बारे में कहता है कि ये आपकी टोटल इनकम के ऊपर चार्ज होगा, जो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड जो रिस्पेक्टिव लॉ आया है उस पे। अब उसमें जो नॉर्मल इनकम में तरीका मुख्तलिफ है और FTR में तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों सूरतों में दोनों को जमा करके अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 500,000 से ज़्यादा हो जाती है एज पर जो भी आपके अकाउंट्स फाइल हुए हैं, क्योंकि ये बिजनेस इनकम पे ऑब्वियसली लगता है तब, और प्लस तो ये हो गया, प्लस इसमें अब जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है या जो इसमें डिफाइन किया गया है कि किस पे लगेगा, उसमें फैक्ट्री भी है, सर्विसेज भी है, ऑफिस भी है, ब्रांच भी है, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। अब और इसमें लीगल स्टेटस का भी कोई इतना इशू नहीं कि इंडिविजुअल कंपनी या यूपी होगा, ये सबको जो है वो चार्ज किया जाएगा अगर उसकी जो टोटल इनकम है बिजनेस इनकम की वो उसकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। अब NTR में आप क्या करेंगे कि अपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट एज पर रिटर्न या टैक्सेबल इनकम एज पर रिटर्न विच एवरेज जो हायर होगा उसका 2/102 आपने लेना है। इसी तरह जो FTR है उसमें आपने ग्रॉस रिसीट का 4% लेना है, फिर इसका स्टेट आपने 2% जो है कैलकुलेट करना है, उसमें 2/102 नहीं करना। अच्छा, अब जब वर्कर्स वेलफेयर फंड आप कैलकुलेट कर लेंगे और NTR और FTR को जमा करेंगे, अगर वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर आपको ये पे करना पड़ेगा PRA को, और PRA आपसे फिर जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और रिस्पेक्टिव अकाउंट्स भी मांगेंगे आपसे, वो आपको देने पड़ेंगे ताकि कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सके कि आपने FBR को क्या दिया है और PRA को क्या आप दे रहे हैं। तो रिस्पेक्टिव आपने प्रोविंस को जो आपका टैक्स बनता है वो आपने वर्कर्स वेलफेयर फंड पे करना है, जबकि पहले लोग क्या कर लेते थे कि इसको अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी में ही ऐड करके तो अपने जो कटे होते थे टैक्सेस उसके अगेंस्ट माइनस कर लेते थे। अब ये फर्दर चूंकि एप्लीकेबल नहीं है तो अब आपको रिस्पेक्टिव प्रोविंस को ही देना पड़ेगा, या जहां कलेक्टिव आप सारे सूबों में काम कर रहे हैं तो कलेक्टिवली FBR को भी आप पे कर सकते हैं, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट ऐसा जो इसमें अवेलेबल नहीं है, अब आपको सेपरेटली ये जमा ही कराना पड़ेगा। तो ये आपके तीनों थे जी, एक आपका एग्रीकल्चर टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, दूसरा आपका सेल ऑफ सर्विसेज उस पर सेल टैक्स, और तीसरा आपका वर्कर्स वेलफेयर फंड। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ जी, मैं पहले लिख दूँ। अभी जी सवाल आ गया है, वो कह रहे हैं कि एक बंदा फॉरेनर है, वो एक इंटरनेशनल बैंक में आउट ऑफ कंट्री से अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, क्या वो इनकम हम फॉरेन इनकम शो करेंगे सर? अच्छा जी, ये एडवोकेट उमर जतोई साहब का सवाल आया है कि एक बंदा फॉरेनर है और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में से मनी ट्रांसफ़र करता है। अब देखें उमर जतोई साहब, बात यह है कि आपने इसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिटरमिन करना है। ज़रूरी नहीं कि फॉरेनर जो है वो रेजिडेंट नहीं हो सकता, आप उसका स्टे चेक करें पाकिस्तान में कितना है, अगर 183 डेज से ज़्यादा नहीं है, मतलब उससे कम है, तो फिर क्या होगा कि वो बंदा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर नॉन रेजिडेंट अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा ट्रांसफ़र किसको कर रहा है। अगर वो अपने आप को ही ट्रांसफ़र कर रहा है तो फॉरेन सोर्स इनकम है, और अगर अपने अदरवाइज दूसरों को ट्रांसफ़र कर रहा है तो फिर फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे, ये होम रेमिटेंस के तौर पे ये आ जाएगा। इसका अब ये है कि शेड्यूल बैंक के थ्रू आना चाहिए। दूसरी बात ये कि भेजने वाले का नाम भी क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात ये कि उसने बाहर वो पैसा कमाया हुआ हो, और अगर वहाँ डिक्लेरेशन होती है तो वहाँ डिक्लेयर भी उसने किया हुआ हो, ठीक है, और उतने ही पैसे उसके पास अवेलेबल होने चाहिए। सारी बातें भेजा अगर उसने है तो फिर उतने ही पैसे या उससे ज़्यादा पैसे उसके पास होने चाहिए ताकि वो अपने पैसे पाकिस्तान में भेज सके। तो कुछ प्री कंडीशन है वो आप मेट करेंगे तो फिर उसके मुताबिक आप उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है उमर जतोई साहब आपको जवाब मिल गया होगा।
अगर ऐसे ही है तो इसको ओके कर दें, तब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ जी नेक्स्ट जी नेक्स्ट मैं टाइप करता हूँ जी, फिर मैं आपका ले लेता हूँ जी जो क्वेश्चन आपका है। अच्छा जी, एक और उन्होंने सवाल कर, वो कह रहे हैं सर वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर करता है और नॉन रेजिडेंट है। ठीक है उमर साहब, अगर वो अपने ही अकाउंट में कर रहा है और नॉन रेजिडेंट है तो फिर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम इसको ट्रीट किया जाएगा। ये फिर फॉरेन रेमिटेंस नहीं होगी, क्योंकि अपने आप को तो कोई बंदा नहीं ना रेमिटेंस भेज रहा, वो तो उसी के पैसे हैं जो वो अपने आप को वो अपने अकाउंट में पाकिस्तान में भेज रहा है। तो ये चीज़ें आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो वहाँ नॉन रेजिडेंट हो, उसने वहाँ ये पैसा कमाया हो और लीगली वहाँ पे अवेलेबल हो, पासपोर्ट से क्लियरेंस हो, रिटर्न अगर जाती हैं तो उसे क्लियर करे, और अगर वो पैसे भेजता है तो बेहतर ये है कि अब वैसे अदरवाइज भी पैसे आ सकते हैं, मनीग्राम या दूसरे चैनल भी हैं, लेकिन अगर बैंकिंग चैनल होगा, शेड्यूल बैंक होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहरहाल आपका पैसा वो कवर्ड हो गया जी। अगर जतोई साहब, अगर उमर जतोई साहब आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें, और मैं आगे जा रहा हूँ जी। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है जो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट्स जो आपने जेहन में रखने हैं वो ये है कि उसमें अब नेक्स्ट एक तो इनकम टैक्स है जी, वो अपनी जगह पे जो बनता होगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात होगी। फिर इसके बाद सुपर टैक्स है, उसको भी जेहन में रखें। फिर तीसरे नंबर पे आपने जो डीम्ड इनकम पे टैक्स 7E पे आया है, उसको अभी जो कोर्ट में हुआ है वो है, चैलेंज हुआ है। और CVT जो है, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है, ये आपने फेडरल को जमा कराने हैं। एडवोकेट उमर जतोई साहब कह रहे हैं जी ओके हो गया, चले अच्छी बात है जी। कोई और क्वेश्चन हो तो आप उमर जतोई साहब कर लीजिएगा, तब मैं आगे चलता हूँ जी। इनकम टैक्स का जी पहला पॉइंट है, सबसे पहले जो इनकम टैक्स है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि अब वो मैं टैक्सेस वो आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपने फेडरल गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं थ्रू FBR के। अच्छा, अब इसमें इनकम टैक्स तो ज़ाहिर बात है, अगर आपकी इनकम्स आ रही हैं तो उसको उसकी तमाम इनकम्स को आप चेक करें, इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। उसमें वैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सो उसको चेक कर लें कि किस हेड ऑफ इनकम से इनकम आ रही है, फिर उसकी इनकम कैलकुलेट करके आपने उसकी ज़ाहिर बात है फिर टोटल इनकम निकालनी है, फिर टैक्सेबल इनकम निकाल के तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर फिर टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। बेसिकली ये एक चेन होती है पूरी जो इसमें बनाई जाती है, जिसके मुताबिक इसको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसके ज़ाहिर बात है कुछ टैक्स क्रेडिट्स हैं, टैक्स लायबिलिटी के बाद सबसे पहले टैक्स क्रेडिट्स हैं, टैक्स रिडक्शन हैं, फिर और अल्टीमेटली जितनी टैक्स की पेमेंट्स हैं वो आप माइनस करके तो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे। अभी FBR की तरफ से ईमेल्स भी आ रही हैं कि जी अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पूरा करें और रिटर्न्स को वक्त पे फाइल करें। अभी वैसे फिलहाल तो डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर है 2022 है। बाकी बातें अगर एक्सटेंड होती या नहीं होती वो बात की बातें वो बाद में देखा जाएगा जी। मैं नेक्स्ट देखूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ जी, एक और सवाल आया जी, वो कह रहे हैं हादी हैं जी, वो कह रहे हैं क्या नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम शो करना ज़रूरी नहीं। हादी हैं जी लाइन पे, और उन्होंने कहा है वाई वी शुड शो। हादी साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जो नॉन रेजिडेंट है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम का क्या करना है। अब इशू ये आ रहा है हादी साहब कि अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम तो नहीं है। अगर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो फिर तो पाकिस्तान में आपको टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन इशू पता क्या हादी साहब, वो ये है कि आपने अगर एक्टिव टैक्स पेयर का जो स्टेटस लेना है वो लेने के लिए लोगों को, नॉन रेजिडेंट है, रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन हैं, वो लोग या जिनकी प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं, वो जब प्रॉपर्टी की सेल परचेज या गाड़ी या अदरवाइज ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको डबल रेट जो है वो पड़ जाता है, जिसकी वजह से आल्दो के कई दफ़ा लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी उनकी रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ जाती है। उस सूरत में फिर ज़ाहिर बात है अगर आप करेंगे तो फिर उनकी इनकम तो ज़ाहिर बात है शो करेंगे ना, बंदा कहीं तो अवेलेबल है, आप शो करके क्या करेंगे, एग्जम्पशन क्लेम कर लेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है उससे एक्सपेंसिव माइनस करके उसने
बाहर या पाकिस्तान में कुछ अगर बनाना है तो वो बना सकता है। ये बेसिकली हम आज साहब बेनिफिट्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसमें नहीं फॉल करते और नहीं लेना चाहते तो आप ऑब्वियसली फिर आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हादी साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर ऐसे ही है तो इसको ओके कर दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है, मैं आपसे बात कर रहा था इनकम टैक्स। मैं कोशिश करूंगा जी 30 मिनट्स के अंदर, क्योंकि फिर इशा का भी टाइम हो जाता है, तो 30 मिनट्स का टाइम हम आपस में शेयर कर लेंगे। तो अभी इनकम टैक्स के बारे में थोड़ी सी बात हुई। फिर अब जो लोग रेजिडेंट होंगे वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ फाइल करेंगे, क्योंकि वो मस्ट है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना। अब जब वो वेल्थ स्टेटमेंट करेगा तो ज़ाहिर बात है उसके एसेट जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों वो शो करेगा। इसी तरह अगर रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम 10,000 US डॉलर से ज़्यादा और वेल्थ अगर 1 लाख US डॉलर से ज़्यादा होगी तो फॉरेन सोर्स इनकम और प्लस जो आपके फॉरेन एसेट्स हैं उनकी स्टेटमेंट अलग अलग वो है, वो जो पोर्टल पे पड़ी हुई है वो भी फाइल करना लाजमी हो जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे ऑब्वियसली इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट या 116 की जो सेपरेट फॉरेन सोर्स इनकम या फॉरेन एसेट्स की स्टेटमेंट्स हैं तो उसकी पेनल्टी 182 सेक्शन में लगा दी है उन्होंने, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए बेहतर ये है कि आप कंप्लायंस ऑफ लॉ करें ताकि आपको आने वाले वक्त में आसानी पैदा हो सके। अच्छा, इनकम टैक्स के बाद जी साथ, अच्छा, वो एक और सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हादी कह रहे हैं कि नील रिटर्न फाइल कर देना बेहतर नहीं है। हादी साहब, बात यह है कि आप नील तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि अगर कल को बाहर कोई आपने एसेट बनाया, ठीक है, तो वो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप। तो इसलिए जेहन में रखें कि चूंकि फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग होती है और फॉरेन एक्सपेंसेस भी आप माइनस कर सकते हैं, और वो जो पैसा कल को आप भेजेंगे या जो भी होगा या वहाँ कंज्यूम्ड होगा, तो अगर होगा तो कंज्यूम्ड होगा ना, तो बेहतर यही है कि उसकी रिपोर्टिंग दे के उसको कवर कर लें, बजाय ये कि आप इनकम तो नील ही होगी आपकी, क्योंकि एग्जाम्प्ट होगी, आएगी लेकिन आगे एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जी मेरा ख्याल है हादी साहब आपको इसका जवाब तो मिल गया होगा। मैं देखता हूँ आपका कोई और सवाल आया हो। कह रहे हैं सर एक बंदा लोकल सेल भी करता है, वो 1 करोड़ HSI और एक्सपोर्ट भी करता है, वो 70 लाख ही है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? हादी व्हाट अबाउट वेल्थ स्टेटमेंट? जी एडवोकेट उमर जतोई साहब, बात ये हो रही है कि पहली बात तो ये है कि अगर एक बंदा लोकल सेल करता है तो ज़ाहिर बात है आपको देखना पड़ेगा कि वो FTR में कवर्ड है। वैसे तो लोकल वाले ज़्यादा नॉर्मल टैक्स रजीम में कवर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वो देते हैं। और दूसरा जो एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्टर जो है बेसिकली उनका एक्सपोर्ट पे टैक्स पहले ही कट जाता है जो फाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये दोनों अलग अलग है, एक लोकल सेल प्रॉफिट एंड लॉस बेस और एक्सपोर्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस बेस होगा, लेकिन टैक्स उसका होगा ग्रॉस रिसीट पे। अब रही बात वेल्थ स्टेटमेंट की, तो दोनों की इनकम अलग अलग आएगी, जो NTR और FTR से आएगी वो दोनों उसके अंदर रिपोर्ट करेगा। तो मुझे उम्मीद है एडवोकेट उमर जतोई साहब आपको जवाब मिल गया होगा। और हादी साहब आपको भी, आपने भी फॉरेन एसेट्स को वेल्थ स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना है हादी साहब, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉरेन सोर्स इनकम डालेंगे तो एसेट्स आएंगे। जी कोई और क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा। अच्छा, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था, उसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास सुपर टैक्स। इस दफ़ा सुपर टैक्स जो है वो बेसिकली वो लोग जिनकी इनकम सेक्शन 4C के मुताबिक 150 मिलियन से ज़्यादा होगी एक साल में, तो वो लोग सुपर टैक्स पे करेंगे। जो स्टैंडर्ड रेट है वो 4% है, और स्पेसिफाइड सेक्टर इसके अंदर जो 15-16 हैं उनके ऊपर जो टैक्स है बेसिकली वो 10% है, और वो 1 टाइम है। ऑनवर्ड अगर आपकी 150 मिलियन से ज़्यादा होगा तो फिर आप इसके अंदर 1% से शुरू होंगे और मैक्सिमम 4% तक जाएंगे। ये आपका सुपर टैक्स है, लेकिन वो ओबियसली चूंकि 150 मिलियन एक छोटे सेटअप या मीडियम के लिए बहुत मुश्किल है, तो बड़े सेटअप पे ये अप्लाई किया गया है और वही इसको पे करेंगे। अच्छा जी, आगे सुपर टैक्स के बाद चलते हैं जी आगे। मेरे पास है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। बेसिकली टैक्स ऑन डीम्ड इनकम जो है आपको पता है इस दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो लगा 1 जुलाई मतलब 2022 और ऑनवर्ड है।
अगर आपकी कैपिटल एसेट आपका पाकिस्तान के अंदर अगर रेजिडेंट पर्सन का होगा जिसकी वैल्यू के 25 मिलियन से ज़्यादा होगी, ठीक है, एक या ज़्यादा एसेट्स की एक्सक्लूजन्स को निकाल के, तो वो अपने एसेट्स कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू पे जो इफेक्टिव रेट है 5% लेके 20% ले लें या 1% इफेक्टिव रेट फेयर मार्केट वैल्यू का, वो विद द रिटर्न उन्होंने जमा कराना है और उसका कंपटीशन में एफबीआई ने ऑलरेडी उसकी कैलकुलेशन डाली हुई है। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि ये अभी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस, देखते हैं अब कोर्ट क्या सेटल डाउन करता है, उसके मुताबिक फिर देखना पड़ेगा कि जमा कराना है या नहीं कराना, फिर हम देखेंगे। अभी उसकी 29 तारीख डेट है, बाकी देखिए क्या फाइनल होता है, तो उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली लायबिलिटी जो है ना इसकी कैलकुलेट होनी है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, ये इसको भी इस दफ़ा देखें डीम्ड इनकम को। और नेक्स्ट है मेरे पास डीम्ड इनकम के बाद है जी सीबीटी है जी। ये तीनों मैंने इनकम टैक्स 7E, आपका डीम्ड इनकम टैक्स और सीबीटी, ये सारे फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने हैं जी, उसी की बात हो रही है। अब सीबीटी पे आ जाते हैं जी, जो एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान थे कैपिटल, उनको 7E में डीम्ड इनकम पे टैक्स लगा है, और जो एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान होंगे, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल के होंगे, अगर वो 100 मिलियन से ज़्यादा के होंगे, तो उस सूरत में उसको भी 1% जो है कॉस्ट ऑफ एसेट जो 30 जून 2022 पे होगी, उसका 1% जो होगा उसको जमा कराना होगा। सो अब बेसिकली आपको यानी एग्री इनकम सर्विसेज पे टैक्स अगर एप्लीकेबल है या गुड्स पे सेल टैक्स, प्लस उसके जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है, और उसके ये सूबों के पास है। फेडरल के पास इनकम टैक्स, डीम्ड इनकम टैक्स अगर एप्लीकेबल फाइनल हो जाता है, अगर कोर्ट जो भी सेटल डाउन करता है, अगर वो स्टक डाउन नहीं करते इसको, तो एप्लीकेबल रहता है। और तीसरे नंबर पे इसका जो है आपका सीबीटी जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने आपसे इस साल से जो है वो लगाया है, लेकिन लोकल पे गाड़ियों पे है जी, अगर 1300 सीसी से ज़्यादा गाड़ी है और अगर नॉन इंजन बेस्ड है तो फिर उसका 50 kWh से ज़्यादा होगी, तो तब उसके ऊपर जो होगा वो 1% जो होगा उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट 322 पे उस पर लगाया जाएगा। लेकिन लोकल के ऊपर टैक्स ये 2023 से है, और जो आउटसाइड पाकिस्तान टोटल एसेट्स हैं इरिस्पेक्टिव कैश, बैंक या शेयर्स या मूवेबल इमूवेबल सबको जमा करके, तो उनकी कॉस्ट एट 30 जून बेसिकली कॉस्ट डॉलर या पाउंड में तो वही रहेगी, लेकिन रेट जो चार्ज किया जाएगा वो 30 जून 2022 का चार्ज करके उस वैल्यू का फिर 1% जो होगा वो भी विद द रिटर्न, मतलब विद द रिटर्न में तो नहीं ऐसी कोई जगह है, लेकिन इसको जो भी स्पेसिफाइड फॉर्म 32A है उसके मुताबिक उसके ऊपर फिर इसको जो है वो जमा कराया जाएगा, रिस्पेक्टिव जो है वो ओबियसली इसकी कलेक्शन की पावर जो है वो टैक्सेशन ऑफिसर के पास ही है। अच्छा, ये तो आपके थे कुछ पॉइंट्स की, इससे कनेक्टेड मैं और भी देखता हूँ आपके साथ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास, कोई अगर सवाल है तो मैं ले लेता हूँ, वरना मैं नेक्स्ट आपके साथ दे रहा हूँ जी। ये आपका जी रिफंड वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जो आप लोगों के साथ शेयर होना है कि ओरिजिनली जब फाइनल रिटर्न अपलोड हुई थी रूल्स एसआरओ के अंदर जो आई थी, उसके अंदर रिफंड की एडजस्टमेंट अवेलेबल थी, लेकिन जब वो ऑनलाइन अपलोड हुई तो उसके अंदर रिफंड का जो कॉलम है जो रॉ थी अवेलेबल, उसको उसमें से चारों रिटर्न में से वो ख़त्म कर दिया गया। यानी रिजल्ट क्या होगा कि अभी रिटर्न फिलहाल प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट जो रिफंड की आप मांग रहे हैं वो उसमें नहीं दे रहे। इस पर पाकिस्तान टैक्स बार ने एक लेटर भी लिखा है जी एफबीआर को, उन्होंने कहा जी ये इसके बगैर तो आपकी रिटर्न ही इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि इस पर दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ये कि एसआरओ के तहत जो एडजस्टमेंट थी वो अवेलेबल थी, लेकिन अपलोड करते वक्त वो कैसे गायब होगी, नंबर 1। दूसरा, इस पे हैप्पी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एक जजमेंट है जो लाहौर हाई कोर्ट की है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, तो उसमें ये हेल्ड हुआ हुआ है कि जो आपका रिफंड है 120 सेक्शन में, उसकी एडजस्टमेंट आप आगे क्लेम कर सकते हैं, और ये लिजिटिमेट राइट है टैक्स पेयर का। अगर वो आप ख़त्म कर देंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहरहाल जहाँ डिपार्टमेंट सही कहता है कि जी इसकी कुछ चेक एंड बैलेंसेस लगाने हैं, तो वो ज़रूर लगाए इसके ऊपर कि CPR लेकर आए, बंदा अटैचमेंट दे उसका, ठीक है। और सब्जेक्ट टू आपने ज़ाहिर बात है 122 सेक्शन तो वैसे भी आपके पास अवेलेबल है, और टोटल ऑडिट के भी पावर आपके पास अवेलेबल है, बाद में हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। एक बंदा अगर एडजस्टमेंट देता है तो वो बाद में कहीं भाग जाएगा, जाता वो कहीं नहीं, वो इधर ही रहेगा जी। आगे चलते हैं।
सो रिक्वेस्ट अब ये है कि इसकी जो जी 2 सवाल और आ गए जी। एक सवाल हो रहा है सर, ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट बता दें। मोहम्मद शहरियार मलिक जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा सवाल है जी आपका। देखें ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रिंसिपल क्या है बेसिकली शहरियार मलिक साहब, वो ये होता है कि आपने जब किसी ऐसी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है जिसमें प्राइस आपकी वो नहीं चार्ज होती जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर हो, तो उन ट्रांजैक्शंस को फेयर मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करके तो फिर उस पर टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है। देखें चाहे वो इनसाइड पाकिस्तान है या आउटसाइड पाकिस्तान है, बात ये हो रही कि अगर फर्ज इसकी एक एग्जांपल बना लेते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी आप रेंट आउट करते हैं तो उस पर आप फर्ज करें आप 4 करोड़ रुपए का आप चार तो बहुत ज्यादा हो जाए, चले 40 लाख रुपए रेंट आप चार्ज कर सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया कि अपने दोस्त को वहां रख लिया और उसको सिर्फ आपने 40 लाख के बदले आपने सिर्फ 15 लाख रुपए रिसीव करना शुरू कर दिया। अब एफबीआर के पास ये पावर है अंडर द लॉ कि वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू पे उसको कन्वर्ट करके उस पर आपसे टैक्स मांग सकते हैं। इसी तरह जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है जानबूझ के उस जगह पे करते हैं जहां टैक्स एप्लीकेबल नहीं है और उसको ओबियसली या लॉसेस को वहां से ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कम टैक्स पे करना पड़े। अब सवाल ये है कि अगर तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है फिर तो बात हो रहा है, लेकिन अगर ये प्राइस वो वाली नहीं चार्ज की जा रही जो प्राइस जो कि यानी आप ये समझ लें कि ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट नहीं हो रही। जब वो फेयर मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट नहीं होगी तो उसको रीकरेक्टराइज करके और इस 109 सेक्शन में तो उसको दोबारा से फिर आप क्या करेंगे कि उसको रियल वैल्यू पे ला के तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है ताकि कोई बंदा मिस यूज करके टैक्स से बचना चाह जाए। जहां जेन्युइन केस है वो एक अलग इशू है, लेकिन जहां ऐसी कोई स्कीम आप बना लेते हैं जिससे कि टैक्स में बचा जा सके जो कि लेजिटिमेट राइट नहीं होता, वहां पे फिर ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन अगर ट्रांसफर प्राइसिंग बिल्कुल ठीक प्राइस पे हो रही है तो फिर उस सूरत में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप रियल वैल्यू के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जी जनाब, इसके बाद कोई और सवाल है या मैं आगे चलूँ? जी ये भी हो गया जी, थोड़ा सा टाइम और है जी, मैं कहता हूँ 30 मिनट्स पूरे कर ले। मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी, मैंने 2 पॉइंट्स आपके मैंने लिख दिए हैं डेप्रिसिएशन के। बेसिकली जी देखें जितने भी डिफरेंसेस हैं चाहे वो डेप्रिसिएशन की वजह से है या मिनिमम टैक्स की वजह से या अदरवाइज आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की रिसीट में 7% अवेलेबल नहीं है फर्ज कर लें। देखें जितने भी डिफरेंसेस हैं आपने लॉ के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है और उसको आपने फीड करना है, और जितना भी अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो आप उसमें ऐड करके ज़्यादा ऑफर करें अदर डिडक्शंस पे जाके, और अगर वो कम आ रही है ज़्यादा आ रही है तो फिर आप उसको कम करेंगे और साथ एक लेटर आप मार्क कर देंगे अटैचमेंट के साथ, और प्लस रेलिवेंट जो आपका ऑफिस है टैक्स का आरटीओ या एलटीयू है या सीटीओ है, तो उसको आप लिखेंगे कि जनाब मेरी एक्चुअल इनकम इतनी बनती है और आपका जो सिस्टम है वो इनएडवर्टेंटली ये कैलकुलेट कर रहा है, तो मैंने रियल इनकम इस तरह कैलकुलेट करके ये एडजस्टमेंट डाल के पूरा टैक्स आपको जमा करा दिया, ताकि कल को अगर टोटल ऑडिट हो या 122 आपको लगे अमेंडमेंट इन असेसमेंट तो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं अगर आ रहे हैं, अगर आप सही कैलकुलेशन पहले करें उसके मुताबिक अपनी जो रिटर्न है उसको उसके मुताबिक उसमें लेके जाएं। जी जनाब, ताकि रिटर्न में कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास, अच्छा वो पूछ रहे जी एक और सवाल आ गया है, कह रहे सर काइंडली इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। उमर साहब बात यह है कि ये ऑब्वियसली चूँकि अभी अपलोड होगा तो मैं कोशिश करूंगा चले उधर भी कर दें और इसको अपलोड उधर भी आपके यूट्यूब पे भी कर दें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट आपको दे रहा हूँ जो मेरे पास है वो है ये एडजस्टमेंट है जी ब्रॉड फॉर्म लॉसेस। अब आपको कई जगहों पे ना जैसे कैपिटल लॉस है या अदर इनकम है,
ठीक है, उसके अंदर सैलरी वाली रिटर्न में आपके लॉसेस की एडजस्टमेंट कोई अवेलेबल नहीं, इवन नॉन सैलरी में भी अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करें कि उसको ऑलरेडी आप एडजस्ट करके फिगर लिखें ताकि कल को आपका ज़्यादा टैक्स जो है वो कैलकुलेट ना कर दें। जी ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। जी मैं नेक्स्ट देखता हूँ। लास्ट पॉइंट है जी, जो अदर्स का कॉलम है इन रिकंसिलेशन के अंदर, मैं वो आपको पहले लिख दूं फिर बाद में। जी ये आखिरी पॉइंट है जी, वो अगर आपको कोई आप देखेंगे रिकंसिलेशन में दो ट्रांजैक्शन आ रही हैं स्पेसिफाइड के अलावा, बाकी सब अदर्स में है, इनफ्लो में भी आउटफ्लो में भी, लेकिन उसके आगे प्लस नहीं है। तो प्लस हो तो बड़े आराम से कवर हो जाता है। तो आप मेरी ऑलरेडी रिक्वेस्ट है एफबीआर से कि इसके अंदर प्लस का बटन ऐड कर दें दोनों तरफ, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन उसने अदर देन स्पेसिफाइड के रिपोर्ट करनी है, ताकि कल को उसको 122 ना लग सके, क्योंकि और काफ़ी जगहों पे 122 लगा हुआ है। जी जनाब आज की वीडियो का टाइम पूरा हो गया जी, आपका कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है, अगर कोई और होगा तो आप मेरे साथ सवाल कर लीजिएगा। अब आप मैं देख लूँ जी, सवाल कोई नहीं है। हाँ जी एक और, हाँ जी पूरा हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट किसी और वक्त में फिर आपसे डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।